हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें अभी तक हमने 6 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 7 टॉपिक है अवार्ड और पुरस्कार के बारे में। अवार्ड यह नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया गया है? पहला आता है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को दिया गया। इसको यह पुरस्कार प्राप्त करता यूएसए के 2 वैज्ञानिक कैरोलिन आर बर्टोजी और दूसरे वैज्ञानिक के बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मार्टिन मेल्डन को साझा तौर पर दिया गया। दूसरा आता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार एलन एस्पेक्ट फ्रांस और जॉन एफ क्लोजर यूएसए और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया को यह पुरस्कार दिया गया तथा यह एंटीगल्ड प्रोटॉन्स के साथ किए गए प्रयोगों और बेल इनइक्वलिटी नियमों के उल्लंघन को सत्यापित करने तथा क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव के क्रमिक विकास से संबंधित जीनोम्स के क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता स्वांति पावो है। चलिए अब एक एक करके पुरस्कार की डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को दिया गया। ये इस पुरस्कार में 3 वैज्ञानिकों को साझा तौर पर दिया गया, जिसमें कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए, मार्टिन मेंडल डेनमार्क और केरी बेरी शार्पलेस यूएसए। केरी बेरी शार्पलेस एक ऐसे वैज्ञानिक है जो उन्हें यह रसायन के क्षेत्र में दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इनको पहला नोबेल प्राइज़ 2001 में चिरल कैटेलिस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अपना पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर के बाद के बेरी शार्पलेस यह 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस अब तक 3 नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर चुका है तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त अब तक 2 पुरस्कार प्राप्त कर लिए गए। अब पढ़ते हैं क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या है। यह के बेरी शार्पलेस और मार्टिन मेल्डन ने क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्लिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसके तहत मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ तीव्रता से एवं कुशलतापूर्वक जुड़ जाते हैं। इसके तहत कार्बनिक अणुओं को आपस में अभिक्रिया करवाने के बजाय पूर्ण कार्बन फ्रेम वाले छोटे मॉलिक्यूल्स पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसी ही एक अभिक्रिया कॉपर कैटेलिट्स एजाइड एल्काइन साइक्लोएडिएशन है। इसका उपयोग चिकित्सा रसायन विज्ञान के बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कैरोलिन बर्टोजी ने ऐसे क्लिक अभिक्रियाओं को विकसित किया है जो सजीवों को भीतर कार्य करती है, जिससे कोशिकाओं की सतह पर महत्वपूर्ण जैव अणुओं की अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है तथा इन जैव अणुओं को ग्लाइकेन्स कहा जाता है। इन्हें बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ये अभिक्रियाएं कोशिका के सामान्य गुणधर्म से प्रभावित किए बिना संपन्न होती है। इस खोज का महत्व एंजाइम अवरोधों और रिसेप्टर लिगेंड्स, दवाओं, शाकनाशियों, प्रोटो स्टेबलाइजेशन इत्यादि के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा ये डीएनए जैसी जटिल जैविक क्रियाओं के मानचित्रण एवं विशिष्ट सामग्री के निर्माण में उपयोगी रहेंगे तथा बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। इनके अलावा जैविक प्रक्रियाओं को ट्रैक करने में भी बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है और यह कैंसर दवाओं के लिए बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद मिलेगी। अब आता है दूसरा क्षेत्र, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज एंटेगल्ड प्रोटॉन्स के साथ किए गए प्रयोगों, बेल इनइक्वलिटी नियमों के उल्लंघन को सत्यापित करने तथा क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी योगदान के लिए दिया गया तथा यह 3 वैज्ञानिकों को साझा तौर पर दिया गया है। इनके नाम हैं, पहला एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लोजर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। क्वांटम प्रयोग और बेल इक्वलिटी के बारे में, क्वांटम प्रयोग इसे वैज्ञानिकों ने एंटेगल्ड अवस्था में कणों की जांच एवं नियंत्रण की संभावना को प्रदर्शित करता है। इसे क्वांटम प्रौद्योगिकी की एक नई युग की शुरुआत हुई है, जब कई कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन के युग में समान क्वांटम अवस्था में साझा करते हैं तो इसे इंटेगलमेंट कहा जाता है। इसके तहत किसी एक कण के गुणधर्म का मापन करके हम तुरंत ही दूसरे कण के गुणधर्म का भी पता लगा सकते हैं। इससे दूसरे कण के गुणधर्म का पता लगाने के लिए अलग से मापन करने की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिकों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन नामक एक परिघटना का भी प्रदर्शन किया है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन वस्तुतः
अज्ञात क्वांटम अवस्था को एक कण से दूसरे कण में रूपांतरित करने का एक तरीका होता है। इसमें इंटेगलमेंट की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है तथा क्वांटम टेलीपोर्टेशन वह टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की सूचना को दूर स्थित किसी अन्य स्थान पर भेजा जाता है और प्राप्त सूचना के आधार पर उस स्थान पर पदार्थ को पुनर्गठित किया जाता है जिसकी सूचना वहां भेजी गई थी। इस खोज का क्या महत्व है? इस खोज से क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम निर्माण के सहयोग मिलेगा तथा वह सुरक्षित क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के विकास में सुरक्षित क्वांटम इनक्रिप्टेड संचार हेतु अवसर प्रदान करेगा। एक खोज इस तरह के अन्य प्रयोग क्वांटम सूचना विज्ञान में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं तथा यह क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए एक बहुविषयक क्षेत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग करके सूचना के विश्लेषण, प्रसंस्करण और प्रसार को समझने में मदद करता है। अब आता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इस पुरस्कार को विलुप्त होमिनिन और मानव के कृमिक विकास से संबंधित जीनोम के क्षेत्र में दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में यह 2022 में पुरस्कार स्वांति पावो को दिया गया। मानव विकास की खोज और उसके बारे में स्वांति पावे ने निएंडरथल के जीनोम की सीक्वेंसिंग की है। ध्यातव्य है कि निएंडरथल आधुनिक मानवों की विलुप्त पूर्वज है। निएंडरथल अफ्रीका के बाहर विकसित हुए थे। ये सभ्यता 400,000 वर्ष पहले वर्तमान यूरोप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में रहे। गौरतलब है कि लगभग 30,000 वर्ष पहले ये विलुप्त हो गए थे। स्वांति पावो ने निएंडरथल के माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, एमडीएनए, एमटीडीएनए का विश्लेषण और सीक्वेंसिंग की है। उन्होंने पाया है कि निएंडरथल आनुवंशिक रूप से आधुनिक मानव से अलग थे तथा हालांकि एमटीडीएनए आकार में छोटे होते हैं और इनकी आनुवंशिक जानकारी की मात्रा भी कम होती है, इनके बावजूद भी इनकी सीक्वेंसिंग करना बेहद आसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कोश का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की हजारों प्रतियां मौजूद होती हैं। इसकी तुलना न्यूक्लियर डीएनए समय के साथ खराब होता जाता है और इसके गुणधर्म में रासायनिक बदलाव भी आ जाते हैं। इसके कारण सीक्वेंसिंग करना कठिन हो जाता है। इसका महत्व देख लेते हैं। इस खोज का क्या महत्व रहा है? स्वांति पावो ने शोध के परिणामस्वरूप पेलियोजेनोमिक्स नामक एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र का उदय हुआ। प्राचीन या विलुप्त सजीवों के जीन के अध्ययन तथा विश्लेषण को पेलियोजेनोमिक्स कहा जाता है। आधुनिक मानव और अज्ञात होमिनिन के बीच विभिन्नताओं के स्वांति पावो का शोध कार्य निम्नलिखित अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह मानव के क्रमिक विकास और विश्व के उनके प्रसार के बारे में बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है। यह इस तथ्य को भी समझने में मदद कर सकता है जो जीन के शुरुआती स्थानांतरण किस प्रकार वर्तमान में मानवों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए निएंडरथल के जीन अलग अलग संक्रमणों के प्रति हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा डेनिसोवा या एंडयूथेलियम PAS डोमेन प्रोटीन फर्स्ट जीन वर्तमान मानव को अत्यधिक ऊंचाई पर भी जीवित रहने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह जीन आमतौर पर तिब्बती वासियों में पाया जाता है। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है विविध मिसलेनियस में है। पहला आता है यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन हाल ही में लार्ज हैडन कोलाइडर को फिर से चालू कर दिया गया है। गौरतलब है 3 वर्षों से बंद था। पहले पढ़ते हैं लार्ज हैडन कोलाइडर क्या है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। यह इसे 2008 में काम करना आरंभ किया था तथा यह CERN के त्वरक परिसर में नवीनतम इकाई बना हुआ है। CERN क्या है? CERN 1954 में स्थापित किया गया था तथा CERN में शोधकर्ता ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की जांच कर रहे हैं और पदार्थ के मूल घटकों मौलिक कणों का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसमें 23 सदस्य शामिल हैं और भारत इसका एसोसिएटेड सदस्य मेंबर है। लार्ज हैडन कोलाइडर की कार्यप्रणाली त्वरण, टकराव और डिटेक्शन। त्वरण में यह अतिचालक चुंबक की 27 किलोमीटर की वलयाकार संरचना होती है। इसमें कई त्वरक संरचनाएं मौजूद होती है जो इन संरचना के वलयाकार मार्ग में कणों की ऊर्जा को बढ़ाती हैं। टकराव त्वरक के अंदर उच्च ऊर्जा वाले 2 कण पुंज लगभग एक प्रकाश की गति से एक दूसरे से टकराते हैं। डिटेक्शन 4 पार्टिकल डिटेक्टर कण पुंजों के टकराव से निर्मित मलबे में समाहित जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं। इस सूचना में 4 पार्टिकल डिटेक्टर मौजूद होते हैं। पहला एटलस मतलब ए टोरोडाइटल, LHC एपरेटियस एटलस, CMS कॉम्पैक्ट म्यूआल सोलेनाइड, LICE आ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, LHCb अर्थात लार्ज हैडन कोलाइडर ब्यूटी। यह LHC में बी मैसोन 6 के संबंध में भौतिकी का अध्ययन करता है। सुर्खियों में रहे पेंटाकॉर्क और टेट्राकॉर्क। कॉर्क क्या है? कॉर्क सबसे पहले
क्वार्क मूल कण होते हैं, ये सामान्यतः 2 या 3 समूहों से संयोजित होकर हेड्रॉन का निर्माण करते हैं, जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये 4 क्वार्क और 5 क्वार्क कणों को भी संयोजित होते हैं। इन्हें टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क कहा जाता है। टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क लार्ज हेडेड कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में 3 नए कणों को खोजा है। यह नए प्रकार के पेंटाक्वार्क और पहली बार खोजे गए युग में टेट्राक्वार्क नए हेड्रॉन की सूची में शामिल 3 कण होते हैं। ये भौतिकी विधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे तथा क्वार्क मिश्रित कणों में एक साथ कैसे आबद्ध होते हैं इसके बारे में बताया गया। अब आता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस सुर्खियों में क्यों? आचार्य जगदीश चंद्र बोस की हाल ही में 164वीं जयंती के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनके बारे में, यह एक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने 1917 में बोस संस्थान की स्थापना की थी। यह अंतर विषयक अध्ययन के प्रति समर्पित एशिया का पहला आधुनिक अनुसंधान केंद्र था तथा यह 1904 में अमेरिकी पेटेंट से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे और इनके अलावा 1920 में श्रीनिवास रामानुजन के साथ रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाले प्रथम एशियाई भी थे। इन्हें 1927 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 14वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आचार्य जे.सी. बोस का भौतिकी के क्षेत्र में योगदान, यह मिलीमीटर वेव्स और माइक्रोवेव्स उपकरणों के क्षेत्र में अभूतपूर्व शोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मिलीमीटर वेव्स 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के बीच तरंगदैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम का एक विशेष भाग होता है। वर्तमान में मिलीमीटर वेव्स का उपयोग मोबाइल वायरलेस नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डेटा ट्रांसफ़र की ऊंची दरों को सक्षम बनाती है तथा उन्होंने 5 मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य पर आधारित दुनिया के पहले वायरलेस संचार लिंक को विकसित किया। इसके तहत स्पार्क ट्रांसमीटर द्वारा इलेक्ट्रिक स्पार्क के माध्यम से रेडियो तरंग उत्पन्न की गई और रिसीवर के रूप में एक सर्पल कोहेरर द्वारा उस रेडियो तरंग को डिटेक्ट किया। इस प्रकार स्पार्क ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में सर्पिल कोहेरर का उपयोग करते हुए संचार लिंक स्थापित किया गया था। बोस के कोहेरर का उपयोग कर गुगलिल्मो मार्कोनी ने एक क्रियाशील 2 तरफा रेडियो बनाया था तथा चूंकि रेडियो प्रौद्योगिकी के पीछे विज्ञान को पहली बार बोस द्वारा समझाया गया था, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स द्वारा इस रेडियो विज्ञान के जनक की उपाधि दी गई थी। जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, इन्होंने पौधों में मौसम, रासायनिक अवरोधकों और तापमान के प्रभाव पर शोध किया। गौरतलब है कि रासायनिक अवरोधकों वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को धीमा करते हैं और पौधे की स्पंदन दर को मापने के लिए कैक्रोग्राफ का उपयोग किया। अब आता है रहस्यमयी कण की खोज। रहस्यमयी कण की खोज, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मौलिक कण डब्ल्यू बोसोन की खोज की। इससे संबंधित तथ्य, इसका द्रव्यमान स्टैंडर्ड मॉडल के सिद्धांत पर के अनुसार जितना होना चाहिए उससे काफ़ी अधिक होता है। हालांकि यह खोज संकेत देती है कि हमारे ब्रह्मांड में एक नया मौलिक घटक है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या होते हैं? स्टैंडर्ड मॉडल यह प्रारंभिक या मौलिक कणों और उनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करने वाले गणितीय सूत्रों या मापों का एक समूह होता है। इसमें क्वार्क और लेप्टन के रूप में वर्गीकृत 12 मौलिक पदार्थ कण शामिल होते हैं तथा पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले 3 बल, विद्युत चुंबकत्व बल, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल शामिल होते हैं। वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण बल को स्टैंडर्ड मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। यह मॉडल 1970 के दशक में शुरुआत में विकसित किया गया था तथा इस कण में भौतिकी के आधार पर स्पष्ट करना सबसे सटीक सिद्धांत माना जाता है। हालांकि ऐसे कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी की है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है, जैसे कि हिग्स बोसॉन। यह मॉडल अभी अधूरा है और निम्नलिखित की व्याख्या नहीं कर पाया है। पहला, सामान्य सापेक्षता के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का वर्णन। दूसरा, ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से क्यों हो रहा है और एंटी मैटर की तुलना में मैटर अधिक क्यों है, इसके बारे में है। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में क्या क्या सुर्खियाँ रही हैं। पहला आता है मंथन प्लेटफॉर्म। मंथन प्लेटफॉर्म, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने मंथन मंच के शुभारंभ की घोषणा की। इसका उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के चार्टर के अनुरूप भारत के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी तथा इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत के देश के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम और सशक्त बनाने की दृष्टि से की गई है। अब आता है राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना।
राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में हाई एंड रिसर्च के लिए एक नई अभिनव योजना है। इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप वृत्तिका प्रशिक्षण और कौशल इंटर्नशिप के माध्यम से विज्ञान में प्रारंभ का अभ्यास का आह्वान करता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के होनहार स्नातकोत्तर छात्रों को एक्सपोजर एवं व्यवहारिक व क्रियाशील अनुसंधान कौशल विकास अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अब आता है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च कैन कार्यक्रम स्पार्क का उद्देश्य युवा स्नातक छात्रों के शोध विचारों का समर्थन करना है। इसे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद देश भर के आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों में रिसर्च फेलोशिप प्रदान करेगा तथा यह आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद से संबंधित मामलों का सर्वोच्च निकाय है। अब आता है साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्किंग दिशा निर्देश 2022। श्रीमान दिशा निर्देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किए हैं। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास अनुसंरचना का एक बेहतर पहुंच और साझाकरण के लिए जारी किए गए हैं। इसे भारत में सड़कों को वाहनों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आई रास्ते समाधान AI बेस्ड आई रास्ते टू मेक रोड्स इन इंडिया सफर टू ड्राइव को समाधान किया गया है। आई रास्ते प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान का एक संक्षिप्त रूप है। यह परियोजना सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से निपटने के लिए नागपुर में लागू की जा रही है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है और इसका क्रियान्वयन IIT हैदराबाद कर रहा है। इसे DST में इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साइबर फिजिकल सिस्टम प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत आधार और एक सहज प्रणाली विकसित करना है। निधि TGP बायोप्लास्टिक्स को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इस परियोजना को प्रोटोटाइप विकास के लिए निधि प्रयास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास के तहत सीड फंडिंग प्राप्त हुई है। निधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है। मिसलिनियस में आता है पहला वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश के बारे में इस दिशा निर्देश को वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में कार्यरत ज्ञान आधारित कर्मियों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु इसमें प्रत्येक ज्ञान संस्थान को अपने SSR लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा तथा यह योजना वह ज्ञान आधारित संस्थान के परामर्श से निर्मित करेगा और यह ज्ञान आधारित संस्थान को एंकर वैज्ञानिक संस्थान कहा जाता है। समय समय पर संस्थागत परियोजना और व्यक्तिगत गतिविधियों के आकलन करने के लिए एक एंकर वैज्ञानिक संस्थान सहित प्रत्येक संस्थान के SSR मूल्यांकन प्रकोष्ठ को स्थापित किया जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट है किसी ज्ञान आधारित संस्थान की SSR गतिविधियों और परियोजनाओं को आउटसोर्स या उप अनुबंधित नहीं किया जाएगा। अब आता है ग्राफीन के बारे में। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंसेज की एक टीम ने ग्राफीन स्टेबलाइज्ड ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल विकसित किया है। यह अधिक टिकाऊ बेहतर परावर्तक डिस्प्ले लेजर डिवाइस बना हुआ है। इसकी विशेषताएं यह अब तक का सबसे मजबूत और सबसे पतला यौगिक है। यह एक परमाणु जितना मोटा होता है तथा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तथा इसका उपयोग ऊर्जा दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इमेजिंग बायोमेडिकल प्रौद्योगिकियों आदि में किया जाता है। अब आता है एथिलीन ग्लाइकोल रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने एथिलीन ग्लाइकोल आदेश 2022 शीर्षक एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन गंधहीन एल्कोहलिक यौगिक होता है। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए घातक होता है तथा यह हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड स्टैम्प पैड की स्याही बॉल पॉइंट पेन सॉल्वेंट्स पेंट सौंदर्य प्रसाधन प्लास्टिक आदि में भी पाया जाता है। अब आता है सिंगल क्रिस्टल स्कैंडियम नाइट्राइट। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सिंगल क्रिस्टल स्कैंडियम नाइट्राइट नामक एक विशेष पदार्थ की खोज की है। यह पदार्थ अवरक्त प्रकाश को नवीनीकरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंगल क्रिस्टल स्कैंडियम नाइट्राइट उच्च दक्षता के साथ अवरक्त प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, अवरक्त प्रकाश का पता लगा सकता है और इसे संशोधित कर सकता है और यह पदार्थों की समान कुल से संबंधित होता है।
यह आधुनिक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या एसआई चिप प्रौद्योगिकी के अनुरूप है और इसलिए इसे ऑन चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। अब आता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। इसे मानव शरीर में दवा वितरण में को तेज और सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। यह 4 भारतीय संस्थानों ने वैज्ञानिकों के एक सहयोगात्मक प्रयोग का परिणाम है और इन नैनो कणों को कार्टिसेप्स मिलिटरीज के अर्क और गोल्ड सॉल्ट्स के संश्लेषण से प्राप्त किया गया है। अब आता है निक्सटामाइलाइजेशन। इस अध्ययन के इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कैसे माया सभ्यता के लोगों ने अपनी मक्का को रासायनिक प्रक्रिया के साथ फोर्टिफाइड किया है। इस प्रक्रिया को निक्सटामाइलाइजेशन कहा जाता है। निक्सटामाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मेसो अमेरिका के प्राचीन लोग जैसे कि माया सभ्यता अपनी मक्का को एक क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते हैं। इस प्रकार वे मक्का को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और गैर विषाक्त बनाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मक्के में अमीनो एसिड, कैल्शियम और विटामिन B12 होता है। इसका मानव शरीर पर उपयोग किया जाता है और यह प्रक्रिया मक्का में मौजूद कुछ माइटोटॉक्सिन को भी समाप्त कर देती है। यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीरीज ख़त्म होती है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।